नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था हिस्ट्री का चैप्टर था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसी का ये 5वां वीडियो है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन, द जुलाई रेवोल्यूशन 1830 और उसके बाद द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जानिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा यूरोप के बारे में। क्योंकि इसी टाइम में सभी लोगों ने, यूरोप के जितने भी लोग थे, उनको पूरा समझ में आ चुका था कि अब मोनार्की सिस्टम को ज़्यादा दिन चलने नहीं देना है। अब हमको बराबरी का हक चाहिए और बराबरी का हक के लिए अपना एक खुद का देश बनाना होगा, अपना कंट्री बनाना होगा, अपना खुद का सरकार बनाना होगा, मतलब डेमोक्रेसी लाना होगा। तो इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे ये नाम से पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। तो ये रेवोल्यूशन क्यों हुए, इसका बैकग्राउंड हमें जानना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं कहानी की तरह आपको बताऊंगा कि आखिर ये इतने सारे रेवोल्यूशन हुए क्यों, आखिर क्या ऐसा हुआ कि सभी लोगों ने मन बना लिया कि अब राजा वाला सिस्टम को ख़त्म ही कर देना है। तो सुनिए, आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में अपने बताया था, नेपोलियन ने काफ़ी कुछ अच्छे काम किए थे लोगों को एक करने के लिए, एक लैंग्वेज का, एक जैसा सिस्टम का। पर नेपोलियन को मार दिया गया, सभी देश ने मिलकर नेपोलियन को मार दिया वाटरलू में, ठीक है। 1815 में वाटरलू में मार दिया। और उसके बाद एक मीटिंग रखा गया वियना में, जो मैं थर्ड वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया हूँ। वियना में एक मीटिंग रखा गया और उसमें यूरोप के जितने भी राजा हैं उस मीटिंग में आए। और उस मीटिंग में उन्होंने फैसला किया कि जो भी लोग अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं, जिनको फंडामेंटल राइट चाहिए, वोटिंग राइट चाहिए, उनको पकड़ पकड़ के मारना है, ठीक है। उसे देश से निकाल देना है या उसे जेलों में बंद कर देना है। क्योंकि अगर लोग अपना अधिकारों का मांग करेंगे तो मोनार्की सिस्टम में तो रहना पसंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने फैसला किया कि सभी के दिमाग से डेमोक्रेसी का कीड़ा निकाल के फेंक देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी राजा अपने अपने देश में गए और उन्होंने अपने आदेश दिया अपने जनरल को, अपने मिलिट्री को, कि आप पता कीजिए कि किसको मोनार्की पसंद नहीं है, किसको फंडामेंटल राइट चाहिए, उसको पकड़कर जेल में डाल दीजिए या फांसी पर लटका दीजिए। तो क्या हुआ, पूरे यूरोप में भगदड़ मच गया। क्योंकि सभी लोगों को अब मोनार्की पसंद नहीं आ रहा था, अब सभी को डेमोक्रेसी चाहिए था। और मैं आपको बता दूं, यूरोप में उस टाइम 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूरोप में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ गया था, जनसंख्या बढ़ गया था। और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जितने भी खाने पीने के सामान हैं वो काफ़ी महंगा हो गया। और महंगा तो हुआ ही, पर और पॉपुलेशन को नौकरी नहीं मिल पाया, जॉब नहीं मिल पाया। तो बहुत सारे समस्याएं हो रहे थे। और जब भी वो लोग अपना अधिकारों के लिए मांग करते थे तो जो वहाँ का राजा होता था उस कंट्री का, उसको पकड़ में जेल में डाल देता था, उसको काफ़ी दिन तक मारा पीटा जाता था। तो लोग परेशान हो चुके थे मोनार्की सिस्टम से। क्योंकि मोनार्की सिस्टम में उनको पता था कि जब तक मोनार्की सिस्टम रहेगा तब तक उनका कोई भी डिमांड पूरा होने वाला नहीं है। उसका जीवन में जितना सारा प्रॉब्लम है वो कभी दूर नहीं होगा जब तक राजा वाला सिस्टम रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रचार प्रसार करने लगा। जितने प्रोफेसर हैं, जितने टीचर थे, न्यू मिडिल क्लास थे, वो लोगों ने क्या किया, सभी को समझाना शुरू किया कि अगर अपने जीवन को सही करना है तो खुद का अपना सरकार बनाना होगा, खुद का गवर्नमेंट बनाना होगा। इसके लिए सभी को साथ में आना होगा। सभी लोग मिल के अगर लड़ेंगे तो पक्का इस मोनार्की सिस्टम, राजा महाराजा का सिस्टम है, उसको ख़त्म कर देंगे। पर बताया जैसे मैंने, वियना कॉन्फ्रेंस के अनुसार जितने भी राजा अपने अपने देशों में गए, पकड़ पकड़ कर जेलों में डालना शुरू किया। और इतना मारा पीटा गया कि सभी लोग देश छोड़कर भागने लगे, ठीक है। याद रखिएगा, आपके चैप्टर में एक्साइल वर्ड दिया होगा। एक्साइल मतलब ये होता है कि राजा ने इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया, जो भी लोग अपने अधिकार का डिमांड कर रहे थे, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उस पर इतना अत्याचार किया कि वो देश छोड़कर भागना शुरू कर दिए। पर देश छोड़ के भागे जरूर, पर उन्होंने मन बना लिया था कि अब मोनार्की को ख़त्म करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट मीटिंग रखना शुरू किया, सीक्रेट ग्रुप बनाना शुरू किया। मतलब कि वो राजा को पता भी ना चले और वो बहुत सारे लोगों को शामिल करे, उन्हें समझाए कि अपना सरकार कैसे बनाना है, अपना एक देश कैसे बनाना है। जैसे जोसेफ मैजनी जो था, जो कि इटली का फादर बोला जाता है, इटली को उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने 24 साल के उम्र में ही 2 सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया था, फॉर्मेशन किया था, यंग इटली और यंग यूरोप। इनमें ये क्या करते थे, रेगुलर मीटिंग करते थे सभी लोगों के साथ और बताते थे
कि हमें अधिकार चाहिए, ठीक है, और बराबरी का अधिकार चाहिए जो कि मोनार्की नहीं दे सकता। हमें अपना खुद का सरकार चाहिए, हम लोग खुद उसको चुनेंगे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप लोग सब कोई मेरा साथ दीजिएगा। तो इस तरह सीक्रेट मीटिंग होता गया और राजा दबाता गया। तो आपको तो पता ही होगा, जो चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है वो चीज़ उतने ही तेज़ी से फैलता है। तो ये फैलते फैलते सभी लोगों को दिमाग में आ चुका था ये बात। कितने सारे न्यूज़पेपर लिखे गए, बुक लिखे गए, ठीक है, पैम्पलेट बांटे गए, पर्चे बांटे गए कि हम लोगों को साथ में अब आकर विद्रोह करना है, रेवोल्यूशन करना है। तब स्टार्ट हुआ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से स्टार्ट हुआ। काफ़ी सारे देशों में बगावतें हो गई। कहाँ कहाँ पे बगावत हुआ, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, इस समय में बगावत हुआ था बहुत सारे देशों में। तो जुलाई रेवोल्यूशन जो आप देख रहे हैं 1830, फ्रांस में जब नेपोलियन मर गया था, नेपोलियन को हरा दिया गया था, तो वहाँ पुराना वाला मोनार्की सिस्टम ला दिया गया। तो वहाँ का जो नया राजा बना था उसका नाम था लुई फिलिप्स, ठीक है। और फ्रांस के लोग सड़कों पे उतर आए काफ़ी भीड़ भाड़ लेकर कि हमें नौकरी चाहिए, हमें फंडामेंटल राइट चाहिए, बराबरी का हक चाहिए। तो राजा परेशान हो गया, उसने सैनिक भेजे, पर पता चला कि भीड़ इतना ज़्यादा है कि उसके सैनिक भी कम पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, उसको समझ में आ गया। जब जैसे जैसे भीड़ महल की तरफ बढ़ने लगा तो वो निकला और उसने बोला कि अब अपना संविधान के अनुसार हम चलेंगे, मतलब कि राजा रहेंगे पर वही होगा जो आप लोग चाहेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, जनता के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन। और जैसे ही राजा ने मान लिया कि जितने भी प्रजा हैं, जितने भी जनता है, उसके अनुसार से ही राजा अब काम करेगा, यूरोप के जितने भी राजा थे सबके दिमाग में उनको डर लगने लगा कि अरे फ्रांस में ऐसा हुआ, हमारे भी कंट्री में ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोग पहले से और तैयार हो जाए और दबाएंगे। पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही फ्रांस में ये जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, काफ़ी सारे देशों में क्या होने लगा, बगावत होने लगा। बहुत सारे देशों में, बेल्जियम वो भी गुलाम देश था, वहाँ के लोग भी, इतने लोग इकट्ठा होकर जाकर विद्रोह कर दिए, रेवोल्यूशन कर दिए कि उसको आज़ाद करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद बारी किसका आया, ग्रीक का। तो ग्रीक का कहानी ये है कि आपको पता होगा कि ओटोमन एक एम्पायर था जो कि यूरोप के बहुत सारे देशों पे कब्जा था। ये मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है, एक डायनेस्टी था, बहुत काफ़ी समय से चल रहा था। तो ये जो ग्रीक था, जो एक ग्रीक कंट्री है यूरोप का, ओटोमन एम्पायर के अंदर में था। वहाँ पे मुस्लिम रूलर जो राज करते थे। और ये जो ग्रीक देश है, काफ़ी लोग ग्रीक बोलते थे और बटे हुए थे। कोई इस राजा के अंदर में गुलाम था, कोई दूसरे राजा के अंदर में था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग लैंग्वेज तो एक ही बोलते हैं, पर अलग होने की वजह से कोई अलग राजा के गुलाम है, कोई दूसरा राजा का गुलाम है। अगर हम लोग साथ में आ गए तो अपना खुद का एक अगर कंट्री बना ली है बगावत करके, तो हम लोग भी आज़ाद हो सकते हैं। तो ग्रीक के जितने भी लोग थे सब कोई साथ में आए, ठीक है। और उनको बोला गया कि अब क्या करना है, ये ओटोमन एम्पायर से हमें अलग होना है और खुद अपना एक आज़ाद देश बनाना है। आज़ाद देश बनेंगे, अपना खुद का सरकार होगा और जितना भी प्रॉब्लम है सब एक एक करके दूर कर देंगे, ठीक है। सबको वोटिंग राइट भी मिल जाएगा, ठीक है, सबको बराबर का अधिकार भी हम लोग दे देंगे। तो लोग इतने ज़्यादा विरोध करने लगे, वायोलेशन करने लगे, मतलब कि जितने भी बिल्डिंग है उसको आग लगाना स्टार्ट कर दिया। और जितने भी वहाँ पे ओटोमन एम्पायर के सोल्जर्स थे उस पर अटैक करना शुरू किया और अपना खुद का आर्मी बना के क्या किया, बगावत करके ओटोमन एम्पायर से क्या हुआ, खुद को एक दिन अलग कर लिया, आज़ाद करवा लिया। ओटोमन एम्पायर जो कि बहुत शक्तिशाली था, उसको भी इस छोटे से ग्रीक देश को आज़ाद करना पड़ा, क्योंकि लोग अपना दिमाग में अब निकाल दिए थे मोनार्की का डर निकाल दिए थे, तो इसको आज़ाद करना पड़ा। और तो याद रखिएगा, ये जो टाइम है सभी देश क्या कर रहे हैं, मोनार्की को उखाड़ फेंकने के लिए सब कोई साथ में आ रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि मोनार्की को हटाएंगे और अपना एक खुद का देश बनाएंगे। और देश कैसे बनेगा, लोगों को एक साथ लाना होगा, ठीक है, एक कॉमन आइडेंटिटी तैयार करना होगा। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्य है पर अपना कंट्री एक ही है, उसी तरह वो लोग को समझाया गया कि हम लोग को सबको साथ में आके एक कंट्री बनाएंगे, अपना खुद का सरकार बनाएंगे, तभी सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे जर्मनी बना और उसके बाद इटली कैसे बना। इस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं छोड़ता हूँ
और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, और इसके बाद इंतज़ार करिएगा, मैं बहुत अच्छा सुंदर सा एक कहानी लेकर आऊँगा आपको जर्मनी के बारे में, कि जर्मनी यूनिफिकेशन कैसे हुआ। ओटो von बिस्मार्क कौन था, उस एक अकेले आदमी ने छोटा सा सेना लेकर कैसे अपने से 100 गुना बड़े देश को हराकर जर्मनी बनाया। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।